नमस्कार साथियों, मैं नीरज कांति आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एनके ग्लोबल एजुकेशन पर। साथियों, आज है 12 जून 2026 और आज की डेट में हम देखेंगे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, लाइव मिड में छपने वाले उन प्रमुख आर्टिकल्स को जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जरूरी होंगे। साथियों, यह वीडियो यूपीएससी, एसएससी, स्टेट पीसीएस और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए उपयोगी रहेगी। तो साथियों, यहाँ पर हम जो अपना पहला आर्टिकल देख रहे हैं वह इंडिया और म्यांमार के रिलेशन से संबंधित है। आज की सिचुएशन में हम देख रहे हैं कि एक तरफ म्यांमार के अंदर जहां मिलिट्री रूल नजर आ रहा है, वहीं पर जो इंडिया है वो मिलिट्री रूल को क्या है, हमेशा से नेग्लेक्ट करता है या उसका अपोज करता है। इसके बावजूद भी म्यांमार इंडिया के लिए कितना जरूरी है, इस आर्टिकल में हम यहाँ पर डिटेल में देखेंगे कि किस तरह से इंडिया एक स्ट्रेटेजिक तरीके से म्यांमार के साथ अपने रिलेशन को इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। इसी के साथ जो हमारा अगला आर्टिकल होगा वह इंडिया और यहाँ पर भूटान के रिलेशन से संबंधित होगा, आप यहाँ पर देख सकते हो। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो अपना अगला आर्टिकल है वह इंडिया के अंदर पहला मेड इन इंडिया C-295 जो एक प्रकार से मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको यहाँ पर बनाया गया है। इस वजह से ये न्यूज में हमें देखने को मिल रहा है। और अभी क्या किया गया है, अभी इसका जो फ्लाइट टेस्ट है वो अभी कर लिया गया है, जिस वजह से ये अभी न्यूज़ हमें देखने को मिलता है। ये इंडिया और जो फ्रांस है इसका एक जॉइंट प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हम C-295 जो एक प्रकार से मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है उसके निर्माण पर हम यहाँ पर जोर दे रहे हैं। इसी के साथ साथ हम यहाँ पर अगला आर्टिकल देखेंगे। अभी दिल्ली के अंदर अभी जब ये 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जा रहा था तो दिल्ली के अंदर एक पूरा का पूरा सर्वे किया गया जिसके अंदर पता चला कि दिल्ली सेकंड ऐसा प्लेस है, ठीक है, नेशनल कैपिटल है जहां पर क्या है, मोस्ट बर्ड डाइवर्सिटी हमें यहाँ पर नजर आती है। यानी पंछियों के संदर्भ में सबसे ज्यादा विविधता वाला कैपिटल यानी किसी भी देश की राजधानी वो कौन सी है, दिल्ली है। अब दिल्ली की ये सिचुएशन क्यों है, क्यों हमारे पास इतना बायोडाइवर्सिटी है दिल्ली के अंदर, इसको हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। इसी के साथ साथ हमारा जो अगला आर्टिकल है वो आप यहाँ पर देख सकते हो, आसपा जो एक्ट है उससे संबंधित है। यहाँ पर जो हमारे यूनियन होम मिनिस्टर हैं उनके माध्यम से अमित शाह 2027 तक क्या है, ये जो आफ्सपा एक्ट है उसको खत्म करने की यहाँ पर बात कर रहे हैं। और यहाँ पर इसके अंदर डिटेल में बात करेंगे कि आसपा एक्ट के साथ साथ जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है वह कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे क्रिटिकल मिनरल और ऑयल और अदर नेचुरल रिसोर्सेज के लिए भी, और वहाँ पर शांति सुरक्षा व्यवस्था को स्थापित करने के लिए बेसिकली ये आसपा जो एक्ट था उसकी इम्पोर्टेंस क्या थी और इसको अब खत्म करेंगे तो किस प्रकार की जो व्यवस्था है हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके बाद जो अपना लास्ट आर्टिकल होगा वो ऑयल सीड किसान मित्र, एक यहाँ पर पोर्टल आप देख सकते हो, ठीक है, एआई चैटबॉट देख सकते हो व्हाट्सएप का। तो ये व्हाट्सएप का चैटबॉट है, बेसिकली क्या है, मल्टी लैंग्वेज प्लेटफॉर्म आप यहाँ पर प्रोवाइड होता हुआ देखोगे जिससे कि किसान अपने बेसिकली सवाल है पूछ सकते हैं। तो पहला आर्टिकल आप यहाँ पर हम ऑफिशियली यहाँ पर शुरुआत करते हैं इंडिया और म्यांमार के रिलेशन को साथ में। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो म्यांमार है वो 1948 में आज़ाद हुआ सबसे पहले, ठीक है, और यहाँ पर 1948 में सबसे पहले आज़ाद हुआ और आज़ाद होने के साथ ही भारत ने उसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन को इस्टेब्लिश्ड कर लिया। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो म्यांमार है वो बेसिकली इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भी था क्योंकि ये बेसिकली जो ईस्ट एशिया है उसके लिए हमारा प्रमुख रूप से गेटवे का काम करता है और साउथ एशिया और जो आसियान है उनके बीच में ब्रिज का काम करता है, और जो हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी है और नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है उसके एक स्पेसिफिक पिलर के रूप में हमें आज के समय में देखने को मिलता है। अगर हम पहले की बात करें तो बुद्धिस्ट कल्चर, हेरिटेज, ट्रेडिशन, इन सभी से क्या है, इंडिया से वह जुड़ा हुआ है हमेशा से। और इंडिया और जो म्यांमार है उन दोनों देशों के पीपल टू पीपल कांटेक्ट आपको यहाँ पर नज़र आते हैं। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट इंडिया
के जो लोग हैं वो क्या है सीधे तौर पर ये जो म्यांमार है उससे क्या है अपने रिलेशन को इस्टेब्लिश करके रखते हैं। कई स्थानों पर हमें वीक बॉर्डर देखने को मिलता है जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर इंडिया और म्यांमार के जो लोग हैं वो आपस में पीपल टू पीपल कांटेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर ये पूरा का पूरा मुद्दा उठाई क्यों है म्यांमार का, तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि म्यांमार के जो मिलिट्री चीफ होते हैं या मिलिट्री लीडर हैं वो क्या है इंडिया की विजिट पर आए हैं और इसी विजिट के दौरान क्या है उनका स्वागत किया जाता है और इससे क्या है इंडिया का एक एक्टिव एंगेजमेंट दर्शाता है म्यांमार के साथ में। ठीक है, डिस्पाइट ऑफ दिस कि म्यांमार के अंदर आज के समय में एक मिलिट्री शासन है। अब इसका बेसिक कारण चाइना भी है क्योंकि चाइना है बेसिक वे में क्या है बड़े पैमाने पर म्यांमार के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है और इंडिया ने भी बहुत पहले बहुत सारे इन्वेस्टमेंट कर रखे थे। अब उन सभी इन्वेस्टमेंट को बेसिकली क्या है हमें टाइमली क्या है रिकवर करने की ज़रूरत है, इस वजह से ये सारा सिस्टम आप देख रहे हो। अब यहाँ पर आप देख पाएंगे कि इससे क्या है कि म्यांमार के अंदर बड़े पैमाने पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, सिविल कन्फ्लिक्ट है और चाइनीज़ का इन्फ्लुएंस लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी के साथ जो इंडिया म्यांमार बॉर्डर है उसके ऊपर सिक्योरिटी है वो कंसर्न है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। इस वजह से आज के समय में जो इंडिया है वो एक प्रकार से अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को देखते हुए जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज को आगे बढ़ाते हुए और बॉर्डर सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए और रीजनल पॉलिटिक्स को ध्यान में रखते हुए यह सारे कदम ले रहा है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं म्यांमार इंडिया के लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है, तो हमें नज़र आता है कि सिक्योरिटी कंसर्न से। क्योंकि अगर आप म्यांमार के बॉर्डर को देखोगे तो म्यांमार क्या है 1643 किलोमीटर का जो बॉर्डर है वो शेयर करता है। मैंने आपको बताया था बांग्लादेश है सबसे ज़्यादा शेयर करता है, फिर उसके बाद चाइना आता है, चाइना के बाद आता है पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद हमें इस प्रकार से नेपाल, नेपाल के बाद हमें यहाँ पर म्यांमार भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर म्यांमार का एक बहुत बड़ा रोल है क्या इंडिया के बेसिकली बाउंड्री के साथ। जैसे कि म्यांमार की जो बाउंड्री है वो इंडिया के अरुणाचल प्रदेश से, नागालैंड से, मणिपुर से और इसी के साथ मिजोरम से जुड़ा हुआ है। इसी वजह से बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इंडिया के अंदर इन रीजन के साथ इन रीजन के अंदर स्टेबिलिटी के लिए म्यांमार के साथ हम पीसफुल रिलेशन को बनाकर रखें। इसी के साथ दूसरे बड़े प्रमुख लेवल पर हमें नज़र आता है कि म्यांमार इम्पोर्टेंट क्यों है, वो है सिक्योरिटी कंसर्न के बिहाफ पर। क्यों? क्योंकि बड़े पैमाने पर क्या है जो म्यांमार है वहाँ से इंसर्जेंट जो ग्रुप्स हैं वो इंडिया के अंदर एक प्रकार से इनस्टेबिलिटी फैलाने का काम करते हैं। बड़े पैमाने पर म्यांमार से आर्म की ट्रैफिकिंग होती है, ड्रग ट्रैफिकिंग की जाती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जाती है और इसी के साथ म्यांमार के अंदर जैसे ही क्या होता है सिविल कॉन्फ्लिक्ट होता है वहाँ पर 2012 में या 13 में क्या होता है मिलिट्री रूल यहाँ पर लाया जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि 2021 में, ठीक है ध्यान रखिएगा, 2021 में बेसिकली क्या होता है म्यांमार के अंदर वहाँ की जो करंट गवर्नमेंट है उसको हटाकर क्या किया जाता है मिलिट्री कूप कर दिया जाता है और इस मिलिट्री कूप के बाद जो आंग सान सू की है वहाँ की जो बेसिकली उस समय की इलेक्टेड एक प्रकार से प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर थी, उनको यहाँ पर रिमूव करके मिलिट्री गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश्ड कर दिया जाता है। और इसी के साथ ही वहाँ पर दो ग्रुप थे, ठीक है, और दोनों ग्रुप के बीच में क्या होता है आर्म रिबेलियन होने लग जाता है। आर्म रिबेलियन होने के साथ साथ बड़े पैमाने पर एथनिक क्लेंजिंग होने लग जाती है। एथनिक क्लेंजिंग का मतलब एक विशेष समुदाय के लोगों को क्या है नरसंहार होने लग जाता है, उनको मारा जाने लग जाता है। तो ये सारी सिचुएशन हमें इस टाइम पर देखने को मिलती है। लेकिन आज के समय में हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इंडिया के लिए ये म्यांमार इसलिए भी जरूरी है तीसरे नंबर पे, क्योंकि अगर आप म्यांमार को देखोगे ना तो म्यांमार के साथ इंडिया का फ्री मूवमेंट रिजीम यहाँ पर चलता रहता है। अब फ्री मूवमेंट रिजीम के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि इंडिया के जितने भी कम्युनिटी बॉर्डर पर रहने वाले लोग हैं उन सभी को इजाज़त है कि वो बिना वीज़ा के 16 किलोमीटर तक के दायरे पर क्या है बिना किसी
वीजा के आवागमन कर सकते हैं। तो इसी एरिया का फायदा उठाकर ये आर्म ट्रैफिकिंग, इलीगल स्मगलिंग, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या है, सिक्योरिटी कंसर्न इंडिया के लिए इस प्रकार से बढ़ जाते हैं। तो इसी वजह से म्यांमार के साथ बात करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक तो ये कंसर्न नजर आ गया। अब बात करते हैं अगले अपने बी पॉइंट की, या बेसिक जो अपना अगला टॉपिक है उसकी, कि इंडिया म्यांमार के साथ किस प्रकार से रिलेशन हमें नजर आते हैं। पहला हमें नजर आता है कि इंडिया के बहुत सारे जो पॉलिसी है, ठीक है, वो म्यांमार में चल रही है। उदाहरण के लिए ये पूरी जो पॉलिसीज होती हैं वो एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत काम कर रही हैं, जिसमें हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमें सिर्फ म्यांमार की स्टेबिलिटी के ऊपर फोकस नहीं करना, ये नहीं देखना कि वहां पर क्या है स्टेबिलिटी बनी रहे, बल्कि हमें ऐसे कुछ प्रयास भी करने हैं, एक्ट भी करने हैं, जिससे कि म्यांमार के अंदर स्टेबिलिटी बनी रहे। और जो हमारे बॉर्डरिंग एरिया है ईस्ट, स्पेसिफिकली ईस्ट के अंदर, वहां पर क्या है हम अपना कुछ योगदान दे पाए। तो इसी वजह से इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड के बीच में हमने क्या किया है, एक हाईवे प्रोजेक्ट का एक प्रकार से इनॉग्रेशन किया था काफी साल पहले, जो कि इंडिया को साउथ ईस्ट एशिया के साथ जोड़ने का काम करता है। अब इंडिया को साउथ ईस्ट जोड़ने का काम करता है और इसमें म्यांमार की एक महत्वपूर्ण भूमिका आ जाती है, क्योंकि अगर आप इमेज में देखोगे तो आपको ये साउथ ईस्ट एशिया का पूरा रीजन है इस प्रकार से यहाँ पर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आप देखेंगे इंडिया, और इंडिया से यहाँ पर देखेंगे मोरेहे तामू, ठीक है, यहाँ से। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको एक बेसिक प्लेस मिलेगा जो म्यांमार के अंदर है, मंडालिया। इसके अलावा निपीतवा। अब निपीतवा क्या है, म्यांमार की राजधानी भी है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर उसके अलावा बागो, और ये पूरा का पूरा जो आप एक कॉरिडोर देखोगे, अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा, ये पूरा कॉरिडोर क्या है कि इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड को आपस में क्या करता है, जोड़ता है। तो इस प्रकार के प्रोजेक्ट भी हमें यहाँ पर चलते हुए नजर आते हैं। इसी के साथ साथ इंडिया और म्यांमार के बीच में दूसरा प्रमुख रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहा है, वो है कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। इसके अंदर बेसिकली क्या है कि जो हमारा कोलकाता वाला इलाका है, ठीक है, कोलकाता के अंदर जो पोर्ट है, उस पोर्ट को और इसी के साथ म्यांमार के अंदर जो सितवे पोर्ट है, दोनों को क्या है आपस में कनेक्ट किया गया है, और इसी से क्या होता है बड़े पैमाने पर व्यापार किया जाता है। तो यहाँ पर एक प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किया था, कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। इसके अंदर बेसिकली आप ध्यान रखिएगा कि लैंड रूट भी शामिल है, ठीक है। इसी के साथ हम यहाँ पर आगे देखते हैं कि इंडिया ने ही ये जो सितवे पोर्ट अभी मैंने बताया, ठीक है, म्यांमार के अंदर, उसका डेवलपमेंट किया था, जो रखाइन स्टेट है म्यांमार का, वहां पर, ठीक है। और ये बेसिकली बे ऑफ बंगाल से क्या है, यहाँ पर एक प्रकार से यहाँ पर आवागमन हमें देखने को मिलता है पोर्ट के माध्यम से। तो ये सारे रिलेशन के संदर्भ में चीजें हो गई। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पोर्शन की, म्यांमार के रिलेशन से संबंधित चाइना के इन्फ्लुएंस की। तो बेसिकली इंडिया का एक मेजर कंसर्न यही है कि जो चाइना है वो म्यांमार के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाता जा रहा है। म्यांमार को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा देश के अपने देश के अंदर किस तरह से लोगों को ट्रीट कर रहा है, या किस देश में कोई सैनिक शासन है, या किस प्रकार की व्यवस्था है। म्यांमार को चाइना को सिर्फ मतलब होता है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने से, वहां पर जो संसाधन है उनका यूज करने से, और अपना क्या बोलते हैं प्रॉफिट लेके जाने से। लेकिन इंडिया एक प्रकार से ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच लेकर हमेशा से चलता है, जिसकी वजह से उसको कई बार क्या है इकोनॉमिक लॉसेस यहाँ पर नजर आते हैं। इसी चीज को हमें यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा कि चाइना ने वहां पर इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट अब बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर कर दी है, क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे क्या है उसको कोई इन्वेस्टमेंट मिल नहीं रही थी, क्योंकि मिलिट्री रूल यहाँ पर चल रहा था। तो इस वजह से चाइना ने बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट किया, और इसी के साथ साथ चाइना ने उसके साथ मिलिट्री टाइज भी कर लिए कि अगर तुम पर कोई आक्रमण करेगा तो हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, या फिर तुमको एक प्रकार से अपने मिलिट्री इक्विपमेंट भी क्या है बेचेंगे, प्रोवाइड करवाएंगे। इसी के साथ साथ चाइना ने क्या किया है, वहां पे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो उसका प्रोजेक्ट है उसको भी उससे जोड़ दिया है, यानी BRI प्रोजेक्ट के अंदर। इसी के साथ साथ चाइना जो म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसका भी निर्माण यहाँ पर वो करता हुआ नजर आ रहा है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि चाइना के अंदर
का इन्फ्लुएंस म्यांमार के अंदर कितने बड़े पैमाने पर हमें नजर आ रहा है। इसी के साथ साथ इस वजह से जरूरी है कि जो न्यू दिल्ली है यानी इंडिया है वो अभी अपने जो रिलेशन है वो नीपीडो के साथ यानी जो म्यांमार का एक प्रकार से टेरिटरी कैपिटल है उसको क्या करे, रिलेशन को मजबूत कराए। म्यांमार के साथ हमें अपने रिलेशन को मजबूत करने की जरूरत है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि हम बात कर रहे हैं कि अपने रिलेशन को इम्प्रूव करें। हमने यहाँ पर बात की कि जब 1948 में म्यांमार आज़ाद हुआ था तो हमने सबसे पहले क्या है, नोट सबसे पहले लेकिन हाँ हम उन देशों में से थे जिन्होंने म्यांमार के साथ सबसे पहले क्या है अपने जो टाई है वो उसके आज़ाद होते ही क्या है स्टार्ट कर दिए थे, अपने संबंध बनाना उससे आज़ाद होते ही स्टार्ट कर दिए थे। लेकिन आज ऐसी सिचुएशन कैसे आ गई कि हम कह रहे हैं कि हमें बनाना चाहिए रिलेशन या नहीं बनाना चाहिए। तो यहाँ पर आप बात समझिए कि म्यांमार में सब कुछ ठीक चल रहा था। 2021 में क्या होता है कि वहाँ की जो मिलिट्री है वो वहाँ की जो एक प्रकार से गवर्नमेंट होती है उसको उखाड़ करके जिसकी प्रेसिडेंट होती है ये आंग सन सू की, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमें देखने को मिलता है पर्सनैलिटी, जो म्यांमार की एक के अंदर एक डेमोक्रेटिक एक प्रकार से जो इलेक्शन है उसके माध्यम से चुनी गई थी। और इसी के साथ उनको अब यहाँ पर हटा करके क्या किया, वहाँ पर मिलिट्री गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश कर दिया गया। म्यांमार की अंदर तख्ता पलट हो गया, मिलिट्री कूप हो गया 21 में, और इसी के साथ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया और वहाँ पर जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया, उसको वहाँ पर ख़त्म कर दिया और कहा कि अब यहाँ पर क्या होगा, मिलिट्री रूल होगा। लेकिन अब कुछ लोग क्या करने लग गए, अपोज करने लग गए कि हमें क्या है डेमोक्रेसी चाहिए। तो वहाँ की जो मिलिट्री है उसने उन लोगों को मारना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर इस वजह से हमें देखने को मिला कि म्यांमार के अंदर ही दो धड़े बन गए, एक मिलिट्री शासन वाले, मिलिट्री तो बेसिकली सत्ता में है ही, और वहीं पर जो उस वहाँ पर डेमोक्रेटिक एक प्रकार से इंस्टीट्यूशन की मांग करते हैं वो समुदाय। अब दोनों के अंदर क्या होता है, सिविल वॉर जैसी कंडीशन हमें नजर आती है म्यांमार के अंदर। आर्म रेजिस्टेंस होता है, लोग भी क्या है मूवमेंट करने लग जाते हैं आर्म हथियार के माध्यम से, और इसी वजह से बड़े पैमाने पर वहां पर एथनिक इंसर्जेंसीज फैलने लग जाती है। फिर इसी वजह से जो म्यांमार की गवर्नमेंट है इन एथनिक ग्रुप्स की क्लिंजिंग स्टार्ट कर देती है, उनको मारना स्टार्ट कर देती है। देखते ही देखते म्यांमार की इकोनॉमी पूरी तरह से कोलैप्स हो गई, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस वहां पर आ गया, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर क्या है लोगों को जान से मारा जाने लग गया। तो इस समय क्या है, इंडिया अपने आप को बैकफुट पे ले गया कि हम ऐसी गवर्नमेंट का साथ नहीं देंगे जो बेसिकली क्या है अपने ही सिटीजन्स को गोलियां मार रही हो। लेकिन बहुत समय बाद आज 2026 में क्या है ऐसी सिचुएशन नजर आ रही है कि म्यांमार के साथ जो अपना एक प्रकार से रिलेशन है वो बनाना बहुत जरूरी हो गया है। इस वजह से आज के समय में अगर इंडिया की स्ट्रेटेजिक एक प्रकार से पॉलिसी की बात करें म्यांमार के रिलेशन के संदर्भ में, तो हमें ये नजर आता है कि हमें स्ट्रेटेजिक प्रैग्मेटिज्म को फोकस करना चाहिए, यानी जो व्यावहारिक राजनीति होती है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। उसकी जो मिलिट्री रिजीम है उसके साथ भी अब हमें क्या है अपने रिलेशन को इस्टेब्लिश्ड करना चाहिए। और यही रीजन है कि आप यहाँ पर इमेज में देख रहे हो कि जो हमारा इंडिया है उसके माध्यम से वहाँ के जो मिलिट्री चीफ हैं उनको भी क्या है एक प्रकार से ऑनर किया जा रहा है, या फिर यहाँ पर इंडिया के अंदर इनवाइट किया जा रहा है, उनके साथ रिलेशन को इस्टेब्लिश्ड किया जा रहा है। साथियों आपको ये आर्टिकल डिटेल में लग रहा होगा और यहाँ पर बड़ा आर्टिकल ये हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है जो स्टैटिक फैक्ट है और जो पूरा का पूरा करंट अभी न्यूज़ आया है उन सभी को मर्ज करके इन डिटेल में यहाँ पर बताने की कोशिश की जा रही है। अगर आप इस पूरी वीडियो को देख लेते हैं तो आपको म्यांमार के रिलेशन से संबंधित कोई और दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इस लिहाजा से आप यहाँ पर वीडियो का जो लेंथ है वो अच्छी खासी देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखते हो मिलिट्री रिजीम के साथ एंगेजमेंट करना जरूरी है, क्योंकि हमारा बॉर्डर मैनेजमेंट को दुरुस्त करना है, हमारे जो इंडिया के अंदर म्यांमार के अंदर इंडिया के प्रोजेक्ट लगाए गए हैं उसको सिक्योर करना जरूरी है, और जो हमारा सिक्योरिटी कोऑपरेशन है वो बढ़ाना जरूरी है। नहीं तो चाइना यहाँ पर घुस जाएगा, और चाइना अगर घुस गया तो फिर इंडिया के लिए मुसीबत हो जाएगी।
ठीक है। इसी के साथ साथ हम क्या है, डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं, और ये जो पूरा का पूरा मामला हो रहा है उसको हम कहते हैं कि पीसफुल ढंग से एक प्रकार से रिजॉल्व करना चाहिए। इसी के साथ साथ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भी इंडिया लगातार प्रोवाइड कराता रहता है म्यांमार को। ठीक है, चाहे वो क्या बोलते हैं डेवलपमेंट असिस्टेंट हो या फिर बिल्डिंग प्रोग्राम्स वगैरह कैपेसिटी हो, ये सारी चीजें क्या है इंडिया लगातार करता रहता है। इसी के साथ साथ अब बात करते हैं कि इंडिया के सामने चैलेंजेस क्या हैं। तो नॉर्मल सी बात है, इंटरनल इंस्टेबिलिटी पहला चैलेंज है। इसी के साथ साथ हमें यहाँ पर देखने को मिलता है बॉर्डर सिक्योरिटी दूसरा चैलेंज है, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा म्यांमार, मिजोरम, नागालैंड इन सभी के रास्तों से जो रिफ्यूजी है वो क्या है बेसिकली इंडिया के अंदर घुस जाते हैं। क्रॉस बॉर्डर इंसर्जेंसी और इलीगल ट्रेड यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आता है। अगली प्रॉब्लम यहाँ पर नजर आ रहा है चाइना। ठीक है, जो चाइना का प्रेजेंस है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। उसके अंदर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके, सप्लाई आर्म करके और अदर मैटर के आधार पर। इसी के साथ साथ हमें अगला मेथड देखने को मिलता है, वो है इकोनॉमिक वीकनेस के आधार पर, क्योंकि वहां पर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है। जो इन्वेस्टमेंट है वो बेसिकली लगातार गिरते चले जा रहे हैं, पॉवर्टी बढ़ती चली जा रही है और ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ लगातार घटती जा रही है। अब ऐसी सिचुएशन में इंडिया के लिए म्यांमार इतना ज़्यादा फायदेमंद नहीं होगा। इस वजह से भी हमें यहाँ पर एक प्रकार से कंडीशन देखने को मिलती है। ये हमारे सामने क्या है, चैलेंज है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम देखें तो इंडिया और म्यांमार का ना जो रिलेशन है वो काफ़ी बड़े पैमाने पर इकोनॉमिक बिहाफ पर आज भी नज़र आता है। कैसे कि जो म्यांमार है वहाँ से हम बहुत बड़े पैमाने पे क्या करते हैं, दाल को खरीदते हैं। क्योंकि आप देखो म्यांमार क्या है, एकदम क्या बोलते हैं हाईली फर्टाइल एरिया पर उपलब्ध यानी अवस्थित है। वहाँ पर जो पल्सेज है बहुत बड़े पैमाने पर होती हैं। बीन्स, टिम्बर और जो नेचुरल गैस है वो बहुत बड़े पैमाने पर मिलती है। तो इस वजह से हम उनसे ये सारी चीज़ें खरीदते हैं। बदले में इंडिया से भी फार्मास्यूटिकल जो इंग्रेडिएंट्स हैं, दवाइयाँ हैं, मशीनरी है, स्टील के प्रोडक्ट्स हैं, स्टील है, कंज्यूमर गुड्स हैं, ये सारी चीज़ों को हम यहाँ पर बेचते हैं। इसी के साथ साथ सॉफ्टवेयर हो गया और आईटी के अंदर प्रयोग होने वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो सब भी हम म्यांमार को प्रोवाइड करवाते हैं। इसी के साथ साथ स्ट्रेटेजिक सेक्टर कौन कौन से, एनर्जी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, कनेक्टिविटी है, कैपेसिटी बिल्डिंग है, इनमें भी हम क्या है एक प्रकार से महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, एनर्जी के अंदर थर्मल पावर प्लांट हो गया, कनेक्टिविटी के अंदर रोड वगैरह हो गया। इसी के साथ कैपेसिटी बिल्डिंग के अंदर आप ऐसे समझ सकते हो कि म्यांमार के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो इंडिया में ट्रेन किए जाते हैं। जैसे हमारे आईएएस ऑफिसर्स होते हैं और आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं, जहाँ पर इनकी ट्रेनिंग होती है वहीं पर क्या है म्यांमार के जो बेसिकली क्या है ऑफिसर्स हैं उनको यहाँ पर ट्रेन किया जाता है। तो इस प्रकार से दोनों के बीच में कोऑपरेशन हमें नज़र आता है। आसियान और यहाँ पर म्यांमार पॉलिसी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। आसियान के संदर्भ में इंडिया और आसियान के संदर्भ में म्यांमार की पॉलिसी क्या है, म्यांमार के संदर्भ में आसियान और इंडिया की पॉलिसी क्या है, अगर हम उसको देखें तो हमें नज़र आता है कि आसियान और इंडिया तीन चीज़ों पे, कुछ बातों पर क्या है विशेष ध्यान देते हैं कि वॉयलेंस नहीं होना चाहिए, डायलॉग के माध्यम से समस्या समाधान होना चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट प्रोवाइड कराना चाहिए। इसी के साथ साथ स्पेशल जो एनवॉयज हैं, अधिकारी हैं, उनको यहाँ पर स्थापित करना चाहिए और पॉलिटिकल ट्रांजिशन करना चाहिए, ना कि मिलिट्री शासन के स्थान पर। ठीक है, ये आप यहाँ पर कुछ की फैक्ट यहाँ पर जान सकते हो। बे ऑफ बंगाल और अंडमान सी के अंदर अवस्थित है। इंडिया, चाइना, थाईलैंड, लाओस, बांग्लादेश इन सभी से अपना बॉर्डर कनेक्ट करता है ये म्यांमार। और इसी के साथ इंपॉर्टेंस वगैरह सारी चीज़ों को आप देख सकते हो। पहले ही हमने लगभग सारी बात कर ली है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं इससे संबंधित एक क्वेश्चन की। हर एक आर्टिकल के बाद आप यहाँ पर एक क्वेश्चन देखेंगे, जिससे क्या होगा कि आप अच्छे से पूरे का आर्टिकल को क्या है समझ पाएंगे और आप इसका आंसर दे सकते हैं। मेंशन करना आर्टिकल नंबर 1 ऑप्शन डैश, ठीक है, जो भी इसका सही ऑप्शन हो। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडिया म्यांमार रिलेशन। फर्स्ट स्टेटमेंट इज दैट म्यांमार इज द ओनली एशियन कंट्री शेयरिंग द लैंड बॉर्डर विद इंडिया। तो आसियान कंट्री के अंतर्गत ऐसा ही सिर्फ इकलौता ऐसा देश है जो इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर को शेयर करता है। क्या ये बात ठीक है, बताना है सही गलत। द
कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट एम टू कनेक्ट कोलकाता विद नॉर्थ ईस्ट, इंडियाज नॉर्थ ईस्ट थ्रू म्यांमार। तो यहाँ पर क्या है, म्यांमार को कोलकाता को आपस में जोड़ने के लिए कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ये प्रोजेक्ट को लाया गया है। ठीक है, इसी के साथ सही है गलत आपको बताना है। इसी के साथ थर्ड है यहाँ पर क्यूफू पोर्ट इज बीइंग डेवलप्ड विद द सिग्निफिकेंट चाइनीज इन्वेस्टमेंट, और चाइना के बेसिकली सहायता से यहाँ पर क्यूफू जो पोर्ट है उसका डेवलपमेंट किया गया है। यहाँ पर आप यहाँ पर बता सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका आंसर तो आप यहाँ पर सीधा सीधा सामने ही देख सकते हो, चाइना के द्वारा क्या किया है, यहाँ पर क्यूफू पोर्ट का निर्माण किया गया है। इसके अलावा बाकियों का आप ऑप्शन आप यहाँ पर कमेंट करके बता सकते हैं। इसी के साथ जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो इंडिया भूटान के रिलेशन से संबंधित है। चलिए पहले एक इंफॉर्मेशन है आपके लिए, आप यहाँ पर हमारा जो ग्रुप है एनके ग्लोबल एजुकेशन उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। इससे एग्जामिनेशन से संबंधित जो विभिन्न एक प्रकार से इंफॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पर लगातार प्राप्त होती रहेगी। इसी के साथ कुछ रिसोर्सेज भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। इसी के साथ यहाँ पर 499 का एक ग्रुप है जो करंट अफेयर का वन स्टॉप सॉल्यूशन आपको नजर आएगा, जिसको ज्वाइन करने के बाद पहले के जितने भी आर्टिकल हैं वो आपको सारे मिल जाएंगे। इसी के साथ साथ इन फ्यूचर जितना अपलोड होगा आर्टिकल वो आपको मिलता रहेगा। कोई इसका लिमिटेड टाइम नहीं है, अनलिमिटेड टाइम के लिए आप इसको ज्वाइन करके रख सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पर आपको डेली बेस पर करंट अफेयर जैसा कि आप यहाँ पर पीडीएफ में देख रहे थे, वीकली बेस पर, मंथली बेस पर और पूरे साल भर का करंट अफेयर मैगजीन जो बुकलेट पीडीएफ फॉर्म में होगी वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इस ग्रुप से ज्वाइन होने के लिए आप यहाँ पर जो बेसिकली ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है इसके ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से ये अपनी मंथली मैगजीन होगी। ठीक है, मंथली मैगजीन के साथ साथ आप यहाँ पर देख सकते हो पूरे साल भर का जो कंपाइलेशन है वो आपको इस स्थान पर इस प्रकार से मिलेगा। ये इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंटरनेशनल रिलेशन और भी अन्य प्रकार के जितने भी मैगजीन है वो सब्जेक्ट वाइज आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, पूरे साल भर का करंट अफेयर एक साथ M2M प्रोग्राम के अंतर्गत। चलिए वापस आते हैं अपने आर्टिकल की तरफ। तो यहाँ पर इंडिया और भूटान के रिलेशन से संबंधित बात हो रही है। अभी इंडिया ने क्या किया है, एक प्रकार से जो फायर फाइटर व्हीकल्स होते हैं वो क्या है यहाँ पर जो भूटान है उसको प्रोवाइड करवाया है, उसकी जो पुलिस फोर्स है उसको। ठीक है, और ये एक प्रकार से इमरजेंसी रिस्पॉन्स और डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो आप यहाँ पर भूटान को देख सकते हो कि इंडिया के सिक्किम पे और इस प्रकार से बॉर्डर पर अवस्थित है। तो यहाँ पर हमें नजर आता है कि इसका फायदा क्या होगा। एक प्रकार से फायर और रेस्क्यू जो सर्विसेज है वो वहाँ पर इम्प्रूव होगी, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस हो पाएगा, पब्लिक सेफ्टी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो और ज़्यादा डेवलप होगा। इसी के साथ साथ इंडिया के और भी सारे कोऑपरेशन नजर आते हैं एरिया के अंदर, जैसे कि इंडिया भूटान को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोवाइड कराता है, इक्विपमेंट असिस्टेंट प्रोवाइड कराता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी इंडिया का महत्वपूर्ण योगदान है। वहाँ रोड और अन्य प्रकार के हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को यहाँ पर इंडिया के द्वारा ही बनाया गया है। डिजास्टर मैनेजमेंट सपोर्ट भी हमें वहाँ पर देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि इंडिया और भूटान का अगर सबसे बड़ा रिलेशन का पॉइंट है तो वो क्या है, उसका हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो पावर प्लांट्स होते हैं। ठीक है, अब बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर जो भूटान है वहाँ पर बड़े पैमाने पर क्या है रिवर्स हैं और यहाँ पर इस प्रकार के सिचुएशन नजर आती है जहां पर क्या है कि बिजली बनाना बहुत आसान होता है। इसी वजह से बड़े पैमाने पर इंडिया का जो बेसिकली जितने भी हाई लेवल के पावर प्लांट है वो क्या है भूटान के अंदर ही बनाए गए हैं, और यहीं से क्या होता है भूटान बिजली को प्रोड्यूस करता है। प्रोड्यूस करने के बाद वो रिवेन्यू रिसोर्स प्राप्त करता है इंडिया से। क्यों? क्योंकि हाइड्रो पावर को वो इंडिया को फिर क्या करता है, एक्सपोर्ट कर देता है। ठीक है, जैसे कि इंडिया के द्वारा भूटान के अंदर बनाए गए छूका, ताला, मांगदेचू, इसके अलावा पुनात सांगचू, ठीक है, ये आप प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा, काफी क्रिटिकल है, डिफिकल्ट है।
तो ये बेसिकली जितने भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स हैं इन सभी का निर्माण इंडिया के द्वारा ही करवाया गया है, जिससे कि क्या है इंडिया को क्लीन एनर्जी मिल पाती है। और इससे क्या होता है जो भूटान की इकोनॉमी है उसको भी मजबूती मिलती है, और इंडिया का बेसिकली क्या है जो क्लीन इंडिया और ग्रीन इंडिया का जो एक प्रकार से स्लोगन है वो क्या है और भी ज्यादा मजबूत होता हुआ नजर आता है। इसी के साथ साथ हमें यहाँ पर और भी बहुत सारे डेवलपमेंट असिस्टेंट नजर आते हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के संदर्भ में हो, रोड ब्रिज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के संदर्भ में, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के संदर्भ में स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराना। अगर भूटान के स्टूडेंट इंडिया में पढ़ाई करते हैं तो उनको स्पेशल स्कॉलरशिप दी जाती है। वहाँ के लोगों को स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना, डिजिटल कोऑपरेशन, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, ई गवर्नेंस, डिजिटल कनेक्टिविटी यानी वहाँ पर टावर लगाना, ये सारी की सारी गतिविधियाँ इंडिया के माध्यम से की जाती है। और जब भी क्या है वहाँ पर किसी भी प्रकार का डिजास्टर आता है तो इमरजेंसी इक्विपमेंट, जैसे कि अभी आप देख ही रहे हो कि इंडिया ने फाइटर एयर फाइटर यहाँ पर उसको प्रोवाइड किए हैं, रेस्क्यू व्हीकल और अन्य प्रकार के जो सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बिल्ड करने में इंडिया का एक महत्वपूर्ण योगदान हमें देखने को मिलता है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं अपने नेक्स्ट और मोस्ट क्रूशियल इंपॉर्टेंट की, जो कि क्या है इंडिया के अंदर C-295 जो एक प्रकार से मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है उसका सफल परीक्षण कर दिया गया है, और ये 10 जून यानी 2 दिन पहले किया गया है। और इस प्रकार से फर्स्ट मेड इन इंडिया एयरबस C-295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को यहाँ पर अप्रूवल मिल गया है। उसका जो मेड इन टेस्ट फ्लाइट है उसको यहाँ पर कर लिया गया है। अब ये सारी चीजों को हम एक एक करके देखते हैं कि इसको किस किस के द्वारा बनाया गया है। तो आप ध्यान रखिएगा कि ये क्या है एयरबस टाटा फाइनल असेंबली लाइन, इसके द्वारा बेसिकली तैयार किया गया है वडोदरा गुजरात के अंतर्गत। ठीक है, वडोदरा गुजरात के अंदर एयरबस टाटा फाइनल असेंबली लाइन के द्वारा इसको क्या किया गया है तैयार किया गया है। अब यहाँ पर असेंबली लाइन इसका मतलब क्या है, इसके जो मेजर कंपोनेंट है पार्ट है वो क्या है किसी और देश से मंगाए गए हैं। और किससे मंगाए गए हैं, ये बेसिकली इंडिया, और इंडिया के साथ साथ यहाँ पर हमें स्पेन देखने को मिलता है। ठीक है, तो इंडिया और स्पेन का ये क्या है एक प्रकार से डिफेंस कोऑपरेशन के संदर्भ में ये जो आप पूरा हेलीकॉप्टर है, नॉट हेलीकॉप्टर एरोप्लेन है, ठीक है, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। इसी के साथ अब बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं। तो ये बेसिकली इंडिया स्पेन का डिफेंस कोलैबोरेशन है, जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि ये एक प्रकार से डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, एरोस्पेस टेक्नोलॉजी, ट्रेड इन्वेस्टमेंट और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के ऊपर फोकस करता है। इसको साइन किया गया था बहुत साल पहले, ठीक है, 2021 के अंदर। ठीक है, इसी के साथ आज 2026 में हम देख रहे हैं कि इसी के अंतर्गत C-29 का पहला क्या है जो एक प्रकार से एरोप्लेन है उसको क्या है यहाँ पर टेस्ट कर लिया गया है। अब यहाँ पर कुछ की फैक्ट हैं, जैसे कि एयरबस फाइनल असेंबली लाइन है क्या, ये गुजरात के अंदर अवस्थित इंडिया का एक प्रकार से असेंबली लाइन है। इसका मेजर सिग्निफिकेंस यह है कि इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर मिलिट्री एयरक्राफ्ट असेंबली लाइन है। ठीक है, इंडिया के अंदर, यानी ये बेसिकली जो एयरक्राफ्ट होते हैं उनके बहुत सारे पार्ट्स को इंडिया के अंदर लेकर आता है और फिर इसके बाद इंडिया के अंदर उसको मैन्युफैक्चर करके यानी असेंबल करके क्या करता है बेचता है। इसी के साथ साथ फर्स्ट मिलिट्री एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी आउटसाइड यूरोप फॉर एयरबस, यानी एयरबस के लिए यूरोप से बाहर होने वाली या यूरोप के बाहर निर्मित की जाने वाली ये पहली फैक्ट्री हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पर इसका बेसिक काम है कि एरोस्पेस का जो इकोसिस्टम है यानी एयर स्पेस के अंदर बेसिकली जो काम है या अपना मैन्युफैक्चरिंग है उसको बढ़ाना इसका प्रमुख काम है। इसी को पहले के टाइम पर क्या होता था, कासा C-295 के नाम से जाना जाता था। कासा इस वजह से बोला जाता है क्योंकि ये क्या है स्पेन से संबंधित था पहले, ठीक है, और स्पेस में ही मैन्युफैक्चर होता था। लेकिन चूंकि जब ये इंडिया के अंदर ये पूरी यूनिट आई तो इसको बेसिकली एयरबस C-295 कहकर पुकारा जाने लग गया। अब इसी के साथ हमें यहाँ पर देखने को मिलता है इस पूरे एयरक्राफ्ट की फैसिलिटी कि इसके अंदर हमें यहाँ पर 2 इंजन देखने को मिलता है, 2 इंजन टर्बो प्रोप एयरक्राफ्ट देखने को मिलता है। इसके अंदर 2 इंजन नजर आते हैं।
इसी के साथ साथ इसको डिजाइन किया गया था क्या बोलते हैं, स्पेनिश कंपनी थी, ठीक है, जिसका नाम था कासा, ठीक है। बाद में अब इसका नाम यहाँ पर चेंज हो गया है। इसका फुल फॉर्म में आप देख सकते हो। इसी के साथ ये पूरी की पूरी जो डील है वो किस प्रकार से है आप यहाँ पर देख सकते हो। इस पे टोटल जो कॉस्ट बताई जा रही है इतनी बताई जा रही है 21,935 करोड़, और 2021 में इसको साइन किया गया था। और यहाँ पर बोला जा रहा है कि हम टोटल 56 एयरक्राफ्ट को यहाँ पर बनाएंगे, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, स्पेन से 16 एयरक्राफ्ट को मंगाएंगे और फिर उसको क्या करते हैं, इंडिया का अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग होगा वो 40 एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर करेंगे। तो बात समझिए, पहले 16 को मंगाएंगे, उनको टेस्ट करेंगे, टेस्ट करने के बाद उसी के बिहाफ पर क्या है, ये अलग से जो 40 एयरक्राफ्ट है उसके इंडिया के अंदर फिर बनाया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं कि फर्स्ट मिलिट्री एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर बाय इंडियाज प्राइवेट सेक्टर, ये क्या है, इसकी एक इम्पोर्टेंस हमें यहाँ पर नजर आ रही है। इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या है, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोड्यूस बाय अ प्राइवेट इंडियन कंपनी, ये इसकी इंपॉर्टेंट बात है। ये डिफेंस मैन्युफैक्चर को इम्प्रूव करेगा। और यहाँ पर क्या है, इंडिजेनस जो एरोस्केप स्पेस कैपेबिलिटी है उसको भी इंडिया को इनहेंस करता हुआ नजर आएगा। यानी इंडिया के अंदर जो बेसिकली एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग है उसको क्या है, प्रमोट करेगा। अब यहाँ पर बात आती है कि ये जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है इन स्ट्रेंथन कैसे करेगा। ये बेसिकली डोमेस्टिक सप्लाई चेन को मजबूत करेगा, स्किल एम्पावरमेंट भी करेगा। नॉर्मल सी बात है, भारत के अंदर एयरक्राफ्ट बनाए जाएंगे तो वहां पर जॉब भी मिलेगी। इसी के साथ साथ पार्टिसिपेशन ऑफ MSMEs को भी यहाँ पर रखा जाएगा। यानी बहुत सारे जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं इसके, वो क्या है, छोटे छोटे जो इंडस्ट्रीज है उससे बनवाई जाएंगी। तो ऐसा MSME को भी क्या है, इससे फायदा होता हुआ नजर आएगा। इसी के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी, ये इंडिया के साथ, ये भी इंडिया के लिए फायदेमंद है, क्योंकि बेसिकली स्पेन के पास ही इस प्रकार की टेक्नोलॉजी है। अब वो इंडिया के साथ अब क्या करेगा, अपनी टेक्नोलॉजी को शेयर करेगा ताकि इंडियन भी उसको क्या है, बना पाएंगे। 100 से भी ज्यादा MSME इसके अंदर शामिल है। इसी के साथ साथ यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ से पूछा जा सकता है कि ये किस प्रकार का क्या है, एयरक्राफ्ट है। तो यहाँ पर क्या है, मीडियम टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। तो ध्यान रखिएगा, मीडियम साइज का है, टैक्टिकल है, यानी एक प्रकार से इसको क्या है, स्ट्रेटेजिक सिचुएशन में यूज किया जाएगा। किस चीज के लिए, जो हमारे बेसिकली सामान है, ट्रूप्स हैं और भी अन्य प्रकार की चीजें हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ऐसा नहीं है कि फाइटिंग ये प्लेन है, ये एक प्रकार से ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जिसका वजन आप देख सकते हो 9 टन वजन हमें देखने को मिलता है। और इसी के साथ साथ इसके अंदर 71 सोल्जर्स यहाँ पर तैनात किए जा सकते हैं, यानी उनको ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। और 50 पैरा ट्रूप्स को भी यहाँ पर ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। इसी के साथ साथ इसकी एक और इम्पोर्टेंट स्पेसिफिक फीचर वो क्या है कि यह शॉर्ट टेक ऑफ लैंडिंग की कैपेबिलिटी भी रखता है। यानी एक प्रकार से क्या है, जहां पर सेमी प्रिपेयर्ड एयर स्ट्रिप हो, यानी बहुत अच्छी एयर स्ट्रिप ना हो, वहां पे भी क्या है, ये लैंडिंग कर सकता है। एक बात, दूसरा क्या है, रिमोट लोकेशन पे भी लैंडिंग कर सकता है। कोई पहाड़ी इलाका हो गया या किसी भी प्रकार का ऐसा इलाका हो गया, यानी जो छोटा इलाका हो गया, छोटे एक प्रकार से जहां पे एयरक्राफ्ट खड़े होते हैं, वहां पे भी आसानी से क्या है, लैंडिंग कर सकता है। और हाई ऑल्टीट्यूड वाले रीजन के अंदर, जो मैंने बोला पहाड़ी इलाके, वहां पे भी क्या है, ये आसानी से काम कर सकता है। अब इसका जो रोल है वो इंडियन एयरफोर्स के अंदर वो किस प्रकार से होगा, तो हमें यहाँ पर नजर आता है कि ये बेसिकली यहाँ पर एवरो फ्लीट होता है, जो हमारे पास पहले से ही चल रहा था, उसको रिप्लेस करने का काम करेगा। ठीक है, HS 748 एवरो एयरक्राफ्ट है, जो जिसको 1960 में हमने लेकर आया था अपनी आर्मी सिस्टम के अंदर, उसको क्या है, रिप्लेस करेगा। ठीक है, इसका भी बेसिक काम इसी प्रकार का हुआ करता था, जो कि हम यहाँ पर अभी इसका काम देख रहे हैं, जो अभी नया एयरक्राफ्ट हम बना रहे हैं। अब इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है, नॉर्मल सी बात है भाई, हमारा जो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सपोर्ट करेगा। लद्दाख जैसे हाई ऑल्टीट्यूड वाले रीजन में भी क्या है, ट्रूप्स को आसानी से पहुंचाएगा। अरुणाचल प्रदेश के अंदर, सिक्किम के अंदर, नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर क्या है, सैनिक बहुत मुश्किल से जा पाते थे। तो ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में इस एयरक्राफ्ट के माध्यम से जल्दी से सैनिकों को पहुंचाया जा सकता है। इसी के साथ जो लॉजिस्टिक है उसको भी पहुंचाया जा सकता है। जो हमारे
बेसिकली हथियार है उनको पहुंचाया जा सकता है एलएसी बॉर्डर पे और एलओसी बॉर्डर के ऊपर आसानी से और बहुत ही जल्द ही। इसी के साथ ये हमारी जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है उसको भी क्या है, यहाँ पर पहला हमने देखा बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा, दूसरा हम यहाँ पर देख रहे हैं मैरीटाइम सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करवाएगा, क्योंकि ये इंडियन ओशन रीजन के अंदर अंडमान और निकोबार आइलैंड के अंदर भी एक प्रकार से डोमिनेंस प्रोवाइड कराएगा। तीसरा क्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट में भी यह यूजफुल है। जब भी कहीं फ्लड आएगा, अर्थक्वेक आएगा, साइक्लोन आएगा, तो ऐसी सिचुएशन में जहां पर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो रहा हो, ऐसी सिचुएशन में जल्दी से राहत सामग्री को पहुंचाने में ये कैपेबल होगा। इसी के साथ यह क्या है, आत्मनिर्भर जो भारत प्रोग्राम है उसको इम्प्रूव करेगा, ठीक है, उसको बेसिकली बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए इसके अंदर मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत प्रोजेक्ट, डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन जो हमारा चल रहा है, और इसके अलावा डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर, इन सभी को क्या है एक प्रकार से और ज्यादा बूस्ट करता हुआ नजर आएगा। इसी के साथ चलिए अब हम कुछ की स्टैटिक फैक्ट को देख लेते हैं, जो कि क्या है इसी के रिगार्डिंग यहाँ पर पूछे जा सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में। कि देखो अभी हमने ये कुछ एयरक्राफ्ट की बात की, तो ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या हमारे पास इंडिया के पास कोई और एयरक्राफ्ट आज के समय में नहीं है? तो यहाँ पर नजर आता है कि हमारे पास पहले से बहुत सारे एयरक्राफ्ट इस प्रकार के मौजूद हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर पहला एयरक्राफ्ट नजर आ रहा है C-17 ग्लोब मास्टर थर्ड, एक प्रकार से मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जिसको क्या है बेसिकली क्या है हैवी स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्टर के तौर पर तैयार किया गया है। यानी जो भारी भारी एक प्रकार से मिलिट्री इक्विपमेंट होते हैं उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये आसानी से पहुंचा सकता है। इसको बेसिकली बोइंग की जो यूएसए की एक कंपनी है उसके माध्यम से तैयार किया गया था। अब दूसरे नंबर पे हमें देखने को मिलता है कि C-130J सुपर हरकुलस, और ये जो हरकुलिस था बेसिकली आज से लगभग 4-5 साल पहले बहुत ज्यादा न्यूज में रहा करता था, ठीक है। इसी के साथ इसको बेसिकली इंपॉर्टेंस ये है कि यह शॉर्ट रनवे के ऊपर आसानी से चल सकता है। तीसरे नंबर पे AN-32 जो कि क्या है सोवियत ओरिजिन देखने को मिलता है, यानी जो सोवियत यूनियन पहले का रशिया का पहले जो एक प्रकार से ब्रॉडर एरिया हुआ करता था सोवियत यूनियन, उसके माध्यम से इंडिया को ये मिला था। इसी के साथ इसकी कैपेबिलिटी ये थी कि ये हाई ऑल्टीट्यूड इलाके पे भी क्या है आसानी से काम कर सकता है, ठीक है। इसी के साथ साथ चौथे नंबर पे डोर्नियर डू 228 जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के माध्यम से यहाँ पर तैयार किया गया है। ये एक प्रकार सा सर्विलेंस और ट्रांसपोर्ट दोनों ही रूप में यहाँ पर इसका यूज हम करते थे, इसी के साथ करते हैं। इसी के साथ यहाँ पर क्या है पांचवा देखने को मिलता है C-295 जो कि क्या है न्यू जनरेशन का यहाँ पर टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट देखने को मिलता है, ठीक है। ये अभी वाली ही बात हो रही है जो अभी हमने अभी यहाँ पे स्पेन से और इंडिया से क्या है मिलकर यहाँ पर बना रहे हैं। इसी के साथ स्पेन के साथ अगर कुछ स्टैटिक फैक्ट की बात करें तो ये क्या है 1956 में इंडिया और स्पेन के अंदर रिलेशन स्टार्ट होता है, और अगर आज हम 2026 में देखें तो इंडिया और स्पेन के डिप्लोमेटिक रिलेशन को लगभग 70 साल पूरे हो गए हैं, और 70 साल को इंडिया अब क्या है सेलिब्रेट भी करता हुआ नजर आ रहा है। दोनों के बीच में जो व्यापार है वो 8 बिलियन US डॉलर लगभग देखने को मिलता है, और ये जो पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट है उसकी कुछ स्पेसिफिक की पॉइंट है, आप इसको यहाँ पर देख सकते हो, जो कि अभी ऊपर मैंने मेंशन पहले ही कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये शायद अपना तीसरा या दूसरा या तीसरा आर्टिकल था, तो यहाँ पर आप मेंशन कीजिएगा आर्टिकल नंबर 3, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन के लिए आप बेसिकली मेंशन कीजिएगा आर्टिकल नंबर 3 आंसर नंबर दिस, ठीक है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि पहला C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के बारे में कुछ बातें हैं। पहला कह रहा है कि C-295 एयरक्राफ्ट इज बीन मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया थ्रू पार्टनरशिप बिटवीन एयरबस एंड टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। तो क्या टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और जो एयरबस है स्पेन का, उन दोनों के माध्यम से मिलकर तैयार किया जा रहा है, इसको सही है नहीं आपको बताना है। दूसरा है इट इज इंटेंडेड टू रिप्लेस द एजिंग
एवरो एयरक्राफ्ट फ्लीट ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, यानी एवरो एयरक्राफ्ट जो था हमारे पास पहले से, उसको रिप्लेस करके इसको लगाया जाएगा। सही है गलत आपको बताना है। तीसरा ऑप्शन क्या है, तीसरा यहाँ पर स्टेटमेंट कह रहा है द एयरबस टाटा फाइनल असेंबली लाइन एट वडोदरा इज इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर मिलिट्री एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। तो ये क्या फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर का मिलिट्री एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था जो हमें वडोदरा गुजरात के अंदर देखने को मिलता है, टाटा एयर फाइनल असेंबली लाइन। सही है या नहीं आपको बताना है। इन्हीं स्टेटमेंट के बिहाफ पर आपको यहाँ पर तय करना है कि ऑप्शन ए ठीक है, ऑप्शन ए के अंदर है पहला दूसरा स्टेटमेंट ठीक है, ऑप्शन बी ठीक है कि पहला दूसरा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर ठीक है, ऑप्शन सी पहला और तीसरा ठीक है, ऑप्शन डी पहला दूसरा और तीसरा, तीन के तीनों ऑप्शन ठीक है। कौन सा स्टेटमेंट आपको सही लगता है यहाँ पर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। साथियों इसी के साथ अभी यहाँ पर क्या है, हाल फिलहाल में मेंस आने वाला है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए आपको यहाँ पर क्या है, मेंस के लिए एक क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को भी क्या है टैकल करने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द इंडिजेनस प्रोडक्शन ऑफ C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट सिग्निफाई अ न्यू फेज इन इंडियाज डिफेंस इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी जो इंडिया की डिफेंस इंडस्ट्रियलाइजेशन है वह इस प्रोजेक्ट के बाद एक नए फेज में चली जाएगी। ठीक है, एग्जामिन इट स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस, इसकी जो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है उसके महत्वता के बारे में बताइए। इसी के साथ नेशनल सिक्योरिटी, डिफेंस, सेल्फ रिलायंस एंड इंडिया स्पेन बायलैटरल रिलेशन। और इसी के साथ आपको क्या क्या बताना है कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए किस प्रकार से जरूरी है, डिफेंस सेल्फ रिलायंस के अंदर किस प्रकार से जरूरी है, और इंडिया स्पेन के बायलेटरल रिलेशन से संबंधित ये पूरा प्रोजेक्ट किस लिए जरूरी है। ठीक है, ये सारी चीजों जो मैंने आपको बताई इसी को आप यहाँ पर बुलेट पॉइंट फॉर्म में मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ये तीसरा आर्टिकल भी अच्छे से डिटेल में देख लिया है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं अपने चौथे आर्टिकल की। चौथा आर्टिकल आपको यहाँ पर बोल रहा है कि जो दिल्ली है अभी उसके अंदर क्या किया गया, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को सेलिब्रेट किया जा रहा था, और इसी दौरान 5 जून को क्या किया गया, दिल्ली बर्ड एटलस को बेसिकली रिलीज किया गया या फिर एक प्रकार से कंडक्ट किया गया, जिससे हमें पता चला कि दिल्ली बर्ड डाइवर्सिटी के संदर्भ में नेशनल कैपिटल के एरिया पर क्या सेकंड नंबर पर आता है। फर्स्ट नंबर पर हमें देखने को मिलता है नैरोबी केन्या। अब नैरोबी केन्या कहाँ बेसिकली क्या है, पहला स्थान आता है, और दूसरे नंबर पर आता है, दूसरे नंबर पे आपको देखने को मिलता है इंडिया का। तो बेसिकली यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, दुनिया के अंदर जो बायोडाइवर्सिटी के संदर्भ में, स्पेसिफिकली बर्ड के संदर्भ में बहुत सारे रीजन आपको मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे हम स्पेशल बात कर रहे हैं नेशनल कैपिटल की, यानी कौन से देश की राजधानी कौन कौन सी ऐसी है जहाँ पर सबसे ज्यादा क्या है बायोडाइवर्सिटी नजर आ रही है। तो इंडिया के अंदर सेकंड, पहले के अंदर नैरोबी केन्या यहाँ पर नजर आता है। तो आपसे यही पूछ लेगा कि पहले नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे कौन है। इसी के साथ साथ यहाँ पर हम आगे देखते हैं कि ये जो पूरा का पूरा बर्ड एटलस है वो दिल्ली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा तैयार किया गया है, बर्ड काउंट इंडिया के माध्यम से, WWF इंडिया और इन सभी के माध्यम से आप यहाँ पर देख सकते हो तैयार किया गया है। इसकी की फाइंडिंग क्या है, इसके अंदर लगभग क्या है 271 जो बर्ड की स्पीसीज है उनके बारे में हमें पता चलता है। इसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि 22 जो स्पीसीज है वो क्या है बेसिकली बहुत समय बाद दिखी है, यानी 1975 के बाद हमें यहाँ पर दिखी है। इसी के साथ साथ ग्लोबल रैंकिंग पे हम सेकंड मोस्ट बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत आते हैं। इसी के साथ पहले नंबर पे केन्या नजर आता है, ये दिल्ली के लगभग 11% एरिया को कवर करता है, ये इसकी फाइंडिंग है। इसी के साथ साथ ये सारी चीजों को आप इस प्रकार से देख सकते हो। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि भाई दिल्ली वो एक शहर है और बहुत ही ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड शहर है। अब इतना ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड शहर होने के बावजूद भी इतनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर कैसे आ गई, तो यहाँ पर इसके कुछ की रीजन है। जैसे कि आप देखोगे
जो दिल्ली है वो अरावली हिल्स पर अवस्थित है, तो इस वजह से एक पहाड़ी इलाका हो गया। दूसरा क्या है, दिल्ली क्या है, हिमालयन जो रीजन है उसी के पास में अवस्थित है। दूसरी बात, जो दिल्ली है वो ट्रॉपिकल एरिया के पास में लाई करता है। तीसरी बात, चौथी बात क्या है कि यहाँ पर क्या है, बहुत सारे जो रिवर सिस्टम है, और इसी के साथ साथ गंगा यमुना दोआब है, उसी के यानी उसी के पास में क्या है, बहता हुआ हमें नजर आता है। तो गंगा यमुना दोआब के पास में अवस्थित होने की वजह से भी यहाँ पर क्या है, स्पेशल बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर नजर आती है। पांचवें नंबर पे हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी का जो कंजर्वेशन है वो ठीक ढंग से यहाँ पर कुछ कुछ स्थानों पर किया गया, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा आंकड़ा हमें यहाँ पर नजर आता है। चलिए एक एक करके सभी चीजों को देख लेते हैं। तो पहला कारण हमने यहाँ पर देखा कि उसका यूनिक इकोलॉजिकल क्रॉस रोड, क्या कि यहाँ पर अरावली जो सिस्टम है वो मौजूद है, और इसी के साथ यहाँ पर ड्राई डेसिडियस हैबिटेट यहाँ पर मौजूद है, जिसको क्या है, जो बर्ड्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। और इसी के साथ साथ स्क्रब फॉरेस्ट हमारे पास मौजूद है, और नेस्टिंग ग्राउंड भी बड़े पैमाने पर यहाँ पर मौजूद है। इसी वजह से क्या है, इनका जो पॉपुलेशन है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है दिल्ली के अंदर। इसी के साथ साथ दूसरा नजर आता है कि कुछ की फैक्ट है अरावली रेंज के बारे में, कि अरावली माउंटेन रेंज वर्ल्ड का, यहाँ पर ध्यान रखिएगा मैं वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड का ओल्डेस्ट फोल्डेड माउंटेन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। इसी के साथ अरावली गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली इन सभी इलाकों में फैला हुआ है। अब दूसरा प्रमुख कारण क्या है, यमुना फ्लड प्लेन की वजह से। बेसिकली यहाँ पर क्या है, यमुना फ्लड प्लेन की वजह से बड़े पैमाने पर वेटलैंड्स का डेवलपमेंट होता है। और वेटलैंड के बारे में मैंने आपको कुछ दिन पहले ही पढ़ाया था, जहाँ पे आपने देखा था कि किस तरह से बड़े पैमाने पर फ्लड प्लेन डेवलप होते हैं और वेटलैंड का डेवलपमेंट होता है, और यहीं पर क्या है, बड़े पैमानों पर जो फिश है, बर्ड्स हैं और भी अन्य प्रकार के क्रिएचर्स हैं यहाँ पर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं, वाटर जो बर्ड्स हैं माइग्रेटरी बर्ड हैं, और यहाँ पर क्या है, ब्रीडिंग कॉलोनीज के डेवलप होने की वजह से यहाँ पर ये आंकड़ा देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट वेटलैंड हमें यहाँ पर नजर आते हैं दिल्ली के अंदर। ठीक है, सोचो दिल्ली के अंदर भी क्या है, बहुत सारी वेटलैंड्स हैं, जैसे कि ओखला बर्ड सेंचुरी, इसी के साथ नजफगढ़ झील, इसी के साथ यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क। ये कुछ बायोडाइवर्सिटिकल एरिया हैं जहाँ पर हमें यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बहुत बड़े पैमाने पर देखने को मिलती है। इसी के साथ अब हम बात करते हैं तीसरा प्रमुख रीजन क्या है। तो यहाँ पर प्रॉक्सिमिटी टू द वेस्टर्न हिमालय, जो वेस्टर्न हिमालय वाला इलाका है वो बेसिकली क्या है, दिल्ली के एक प्रकार से ट्रांजिशन जोन पर अवस्थित है। ठीक है, जहाँ पर बर्ड क्या करती हैं, मूवमेंट करती हैं। अब फॉर एग्जांपल ये है पूरा का पूरा हिमालयन माउंटेन, और हिमालयन माउंटेन के पास से, और यहाँ पर मान लीजिए यूरोप है। ठीक है, यूरोप है और ये है हिमालयन माउंटेन, और इस तरफ है आपको नीचे की तरफ ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पे बेसिकली क्या है, यहाँ पर है रशिया। और जो बर्ड्स होती हैं ना, वो अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग क्या करती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूवमेंट करती हैं। जब भी क्या है, ये रशिया वाला इलाका हो गया या फिर ये जो यूरोपियन कंट्री वाला इलाका हो गया, यहाँ पे कड़ाके की ठंड पड़ती है, तो ये बेसिकली उड़ के कहाँ आ जाती है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे, जो हिमालयन रीजन है, और इसी के गंगा यमुना दोआब है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, इन सभी इलाकों में आ जाती है। क्योंकि यहाँ पर जो पूरा कंडीशन है वो फ्रीज वाला नहीं होता, बस हल्की सी ठंड होती है। एक बात, इसी के साथ साथ यहाँ से जब गर्मी और ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये ऑस्ट्रेलिया की तरफ चली जाती हैं, ये जितने भी पक्षी हैं। तो इस वजह से आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर जो हिमालयन है और इंडो गैंगेटिक प्लेन है, वो क्या है, हिमालयन है और इंडो गैंगेटिक प्लेन है, वो पक्षी जहाँ पर फ्लाई करते हैं उसी के रूट में, यानी बीच में क्या है, अवस्थित यहाँ पर नजर आता है। ठीक है, बीच में होने की वजह से क्या है, दिल्ली एक ऐसा लोकेशन पड़ जाता है जहां पर बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पर आती है। ठीक है, अब जहाँ पे मैं रहता हूँ वहां पे भी कुछ इसी प्रकार का क्या है, आपको मुझे नजर आता है। क्योंकि यहाँ अगर मैं अपने कॉलोनी के आसपास देखूंगा ना, तो दूर दूर तक मुझे कोई पेड़ पौधे नजर नहीं आएंगे। ठीक है, ये मैं पर्टिकुलर अपना इंसिडेंट वो बता रहा हूँ। क्या है, जहाँ रहते हैं वहां पे आसपास कोई भी क्या है,
कोई नेचुरल रिसोर्सेज और इस प्रकार के नहीं है, उसके बावजूद भी हमारे यहाँ क्या है, वैरायटी ऑफ बर्ड्स यहाँ पर क्या है मुझे देखने को मिल जाती हैं। इसका रीज़न ही शायद यही है कि यहाँ पर क्या है, बहुत सारी जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो क्या है आती रहती हैं। और यहाँ पर जो छोटे छोटे एक पैमाने पर कुछ पेड़ पौधे पैचेस बचे हुए हैं, ठीक है, पहले जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर बेसिकली क्या है, एग्रीकल्चरल लैंड और क्या फॉरेस्ट लैंड और यहाँ पर झील वगैरह इस प्रकार के हुआ करते थे। तो आज क्या है, पूरी बिल्डिंग बन चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी छोटे छोटे पैचेस में जहां पर आज भी एग्रीकल्चर और इसी के साथ साथ कुछ पेड़ पौधे बचे हुए हैं, उनके माध्यम से हमें यहाँ पर क्या है, डाइवर्सिटी देखने को मिल जाती है बर्ड्स की। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पर लोकेशन का मैंने बता दिया, ऑन द सेंट्रल एशियन फ्लाई बेस, जो मैंने यहाँ पर बताया था, सेंट्रल एशियन फ्लाई बेस की लोकेशन पे ये अवस्थित है, जहाँ पर बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं, उनका रूट होता है। इसी के साथ ये आर्कटिक रीजन को, साइबेरिया को, सेंट्रल एशिया, इन सभी को कवर करती हैं, और कवर करते समय वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे आके रुकती हैं। फिर उसके अंदर हम यहाँ पर देखते हैं कौन कौन सी माइग्रेटरी बर्ड्स हैं। तो हमें यहाँ पर नजर आता है बार हेडेड गूज, इसके अलावा नॉर्दर्न पिनटेल, और यहाँ पर गॉडवॉल, और यहाँ पर कॉमन टील। ये कुछ बर्ड्स हैं जो कि हमें यहाँ पर बड़े पैमाने पर नजर आती हैं। ठीक है, ओह तो यहाँ रिकॉर्डिंग रुकी हुई थी। चलिए 1 मिनट रुकिएगा बस। चलिए कंटिन्यू हो गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बर्ड्स का जो एक प्रकार से रिकॉर्ड है वगैरह सब, मैंने आपको यहाँ पर स्टैटिक फैक्ट है, इतना ज़्यादा आपको ध्यान में नहीं रखना है, इतने आंकड़ों को ध्यान में नहीं रखना है, बस आप ये ध्यान रखिएगा 221 स्पीसीज को देखा गया बर्ड सेंचुरी। और बेसिक कारण क्या है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि दिल्ली के अंदर इतना बर्ड्स क्यों आ रही हैं, ये बेसिक कारण आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है। कुछ ये भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी बर्ड्स आती हैं, जैसे कि इंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर आने वाली इजिप्शियन वल्चर, ब्लैक बेल्ट टर्न, ये यहाँ पर पाई जा रही हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर रिवर टर्न, कॉमन पोचर्ड, ये कुछ बेसिक बर्ड्स हैं जो कि यहाँ पर हमें यहाँ पर स्पेसिफिक रूप में दिल्ली के अंदर देखने को मिलती हैं। क्यों देखने को मिलती है, हमने अच्छे से देख लिया, रिज की वजह से। ठीक है, रिज, अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी के आसपास जाओगे तो आपको दिल्ली रिज देखने को मिलेगा। इसी के साथ यमुना फ्लड की वजह से, ठीक है, इसी के साथ यहाँ पर क्या है, हिमालयन इन्फ्लुएंस की वजह से, सेंट्रल एशियन फ्लाईवेज की वजह से, इन सभी की वजह से ये इतने बड़े पैमाने पर बायोडाइवर्सिटी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हमने जो कुछ की स्टैटिक फैक्ट थे वो हमने डिटेल में यहाँ पर कवर कर लिया। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर हमने चीज़ों को बहुत ही डिटेल में कवर कर लिया। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको यह जो वीडियो है वो पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिए करेगा, जिससे कि क्या है, वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, और शेयर भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आते हैं हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे, जो कि बात कर रहा है कि फर्स्ट एवर ग्रासलैंड बर्ड सेंसस यहाँ पर इंडिया के अंदर कंडक्ट किया गया है। अब ये क्या है, बेसिकली असम के अंदर क्या किया गया है, जो कि काजीरंगा नेशनल पार्क है, वहाँ पर फर्स्ट एवर डेडिकेटेड ग्रासलैंड बर्ड सेंसस किया गया है। यानी ग्रासलैंड के अंदर रहने वाली जो बर्ड्स होती हैं उन सभी की गणना की गई है, गिनती की गई है। ठीक है, इसके अंदर शामिल थे वहाँ के जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं, साइंटिस्ट है, और जो अदर कंजर्वेशनिस्ट हैं, वो सभी इसके अंदर शामिल थे। इसके अंदर हमने देखा टोटल 43 क्या है, ग्रासलैंड बर्ड हमें यहाँ पर देखने को मिली हैं। अब यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि बहुत IUCN रेड लिस्ट के अंदर भी बहुत सारी क्या है स्पीसीज हमें यहाँ पर नजर आ रही हैं। छह क्या है वल्नरेबल के अंदर हैं, 2 इंडेंजर्ड हैं, और 1 क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर आने वाली जो बर्ड्स हैं वहाँ पर हमें देखने को मिली है। इसी के साथ साथ यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, एक स्पेसिफिक मेथड का यूज किया गया है इन बर्ड को एक प्रकार से डिटेक्ट करने के लिए। तो ध्यान रखना, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है क्या साउंड वेव का उन्होंने यूज किया था। अब नॉर्मल सी होता है, हम फोटोग्राफी का यूज करते हैं जब भी बर्ड्स को हम क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि फोटो की जगह यहाँ पर एक प्रकार से अकोस्टिक यहाँ पर मॉनिटरिंग की गई है
पैसिव अकोस्टिक मॉनिटरिंग की गई है, जिसके अंदर हम यहाँ पर इनोवेटिव जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज किया गया है। इसके अंदर जो साउंड रिकॉर्डर्स होते हैं उनको डिप्लॉय किया गया अलग अलग ग्रासलैंड में। इसी के साथ जो बर्ड्स होते हैं उनके सेल्स को बेसिकली जो उनकी आवाज़ है, चिरपिंग है, उनको ऑटोमेटिकली उसने क्या किया, कैप्चर किया। और इससे क्या है कि जो स्पीसी का डिटेक्शन है वो और ज़्यादा अच्छे से हम यहाँ पर कर पाए। तो इस प्रकार की नई टेक्नोलॉजी का भी यूज़ आप यहाँ पर देख सकते हो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। इसी के साथ साथ ब्रीडिंग कॉलोनी, फिन वीवर और ये इंडेंजर्ड स्पीसीज, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर अभी देखने को मिली हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में अगर हम स्पेसिफिक बात करें तो हमें नज़र आता है यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर शामिल किया गया है। 1985 में इसको शामिल किया गया था और ये फेमस है अपने वन हॉर्न राइनो की वजह से। इसी के साथ बटरफ्लाई की लगभग 446 से ज़्यादा प्रजाति हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और ये जो पूरा का पूरा इलाका है यह ब्रह्मपुत्र रिवर जो फ्लड प्लेन है उसके ऊपर अवस्थित हमें देखने को मिलता है। अब बात करते हैं हम अपने यहाँ पर क्या है सेकंड लास्ट आर्टिकल के बारे में। यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं, गृह मंत्री, उनके माध्यम से बोला गया है कि आफ्स्पा जो एक्ट है उसको नॉर्थ ईस्ट स्टेट से क्या किया जाएगा, कुछ समय पश्चात यानी 2027 तक रिमूव कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर बात आती है कि ये आफ्स्पा जो एक्ट है वह क्या है। ये एक प्रकार का, आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हो कि ये एक प्रकार का क्या है, आर्म से रिलेटेड, ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसके अंदर इसका फुल फॉर्म आप इस प्रकार से देख सकते हो। ये बेसिकली क्या है, जो डिस्टर्ब एरिया होते हैं, ठीक है, वहां पर अक्सर इनको लागू किया जाता है। और यहाँ पर बेसिकली बात करें तो नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर और जम्मू कश्मीर रीजन के अंदर बार बार इनका यूज होता हुआ दिखता है। सबसे पहले इसको 1958 में लागू किया गया था वायलेंस के रोकने के लिए। बेसिकली नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है वहां पर इस वायलेंस को रोकने के लिए, ठीक है। यहाँ पर जम्मू कश्मीर जो रीजन है 1990 में भी इसको क्या है यूज किया गया था, ठीक है। यहाँ पर जम्मू कश्मीर आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। अब बात आती है कि इंसर्जेंसी को या एक प्रकार से वॉयलेंस है, डिस्टर्ब एरिया को किस प्रकार से ये काउंटर करता है। तो बेसिकली काउंटर करने के लिए ये एक प्रकार से आफ्स्पा जो एक्ट है ये एक प्रकार का एक्ट है जो कि हमारे आर्म फोर्सेस होती हैं उनको अथोराइज करता है कि वो क्या करे, जो अपने फोर्सेस हैं उनका यूज कर सके और इसी के साथ ओपन फायर कर सके जो पब्लिक ऑर्डर है उसको मेंटेन रखने के लिए। इसी के तहत हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि इसके अंतर्गत, इस कानून के अंतर्गत अगर आप 5 आदमी हैं और या 5 से ज़्यादा व्यक्ति हैं, ऐसी सिचुएशन में जो आर्मी है बिना कोई आपसे सवाल पूछे क्या है आपको क्या है डिटेंशन में रख सकती है, यानी आपको क्या है जेल में या अपनी फोर्स कैप्चर के अंदर रख सकती है, ठीक है। 5 से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर एक साथ खड़े होने की इजाज़त नहीं होती है। इसी के साथ साथ ओपन फायर भी किया जा सकता है, फोर्स का यूज भी किया जा सकता है। इसी के साथ बिना किसी वारंट के आपको जेल में भी डाला जा सकता है, ठीक है। सर्च ऑपरेशन चलाया जा सकता है, अरेस्ट भी किया जा सकता है इस एक्ट के माध्यम से। और इसको क्या है, फोर्स को कोई ज्यादा जवाब नहीं देना होगा कि उसने ऐसा क्यों किया, सिर्फ इसको यही कहना होगा कि हमें क्या है क्लू मिला था, हमें क्या है एक प्रकार से सूचना मिली थी कि इस प्रकार के व्यक्ति इस प्रकार की एक्टिविटी कर रहा है, इस वजह से हमने इसको अरेस्ट कर लिया। इसी के साथ साथ यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि कई बार क्या होता है अनलॉफुली क्या किया जाता है, आदमियों को कैप्चर भी कर लिया जाता है। और इसी के साथ ऐसे आदमियों को भी यहाँ पर कैप्चर करने पे फोकस किया जाता है कि जो अनलाइसेंस्ड हथियार अपने पास रखते हैं, ठीक है, उनको भी यहाँ पर कैप्चर किया जा सकता है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर जिसको जेल किया गया है वो क्या है, किसी भी प्रकार से नो पर्सन कैन बी प्रोसिक्यूटेड फॉर एक्शन अंडर एक्ट विदाउट प्रियर अप्रूवल फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि किसी भी पर्सन को अगर इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है तो उसको एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो हमारी तीनों
आर्म फोर्सेस है उन तीनों ही आर्म फोर्सेस के ऊपर इसको लागू किया जाता है। ठीक है, यानी इस एक्ट का प्रयोग जो हमारी सीआरपीएफ है, बीएसएफ है और भी फोर्सेस हैं उनके माध्यम से यूज किया जा सकता है। अब यहाँ पर डिस्टर्ब एरिया क्या है, तो नॉर्मल सी बात है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को या फिर जो स्थानीय स्तर पर गवर्नमेंट है उनको बेसिकली क्या है खत्म करने की बात करें, यहाँ पर उनके लिए ये एक्ट देखने को मिलता है। अब यहाँ पर क्या है, कोई भी अगर रिलीजियस बेस पर या फिर रेशियल बेस पर या फिर लैंग्वेज के बेस पर, रीजनल ग्रुप्स के बेस पर या फिर कम्युनिटीज के बेस पर कोई इनस्टेबिलिटी फैलाता है किसी भी रीजन के अंदर, उनके ऊपर ऐसी कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पर आपको बेसिक चीज क्या देखने को मिलेगी, 6 मंथ तक आपको बिना किसी रिव्यू के क्या है कैप्चर किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर लिमिटेड पीरियड ये है 6 महीने तक बिना किसी अपील के या फिर बिना किसी बेल और सुनवाई के क्या है आपको किसी एक स्थान पर रखा जा सकता है। और यहाँ पर क्या है कि बाकी सारी चीजों को आप यहाँ पर देख सकते हो कि रिविजिट करने की वहां पर बात की जा रही है, और इस प्रकार से आप पूरा सिस्टम देख सकते हो आसफा का। अब यहाँ पर बात आती है कि नॉर्थ ईस्ट रीजन इंडिया के लिए कितना ज़्यादा जरूरी है और वहाँ पर क्यों जरूरी है कि हम बड़े पैमाने पर क्या करें, शांति सुरक्षा व्यवस्था बना कर रखें। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट इसकी यही है कि ऑयल और नेचुरल गैस बड़े पैमाने पर हमें नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर नज़र आते हैं। इसी के साथ साथ क्रिटिकल मिनरल हमें बड़े पैमाने पर नज़र आते हैं, और जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं वो हमारे क्या हैं, इकोसिस्टम जो होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है या फिर जो नेशनल सिक्योरिटी है और क्लीन एनर्जी का जो टेक्नोलॉजी है उसको डेवलप करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और इसी के साथ साथ जो हमारी सप्लाई चेन है उसको भी क्या है मजबूत करते हैं। अब ये क्रिटिकल मिनरल्स आखिरकार होता क्या है जिसकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस की बात की जा रही है, जैसे लिथियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, ग्रेफाइट हो गया, या फिर रेयर अर्थ एलिमेंट हो गया, कॉपर, टंगस्टन, यहाँ पर वेनेडियम और भी अन्य प्रकार की क्या है इंपॉर्टेंट क्रिटिकल मिनरल्स होती हैं, यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं इस प्रकार से। ठीक है, अब इनको क्रिटिकल मिनरल इस वजह से बोला जाता है क्योंकि ये बड़े पैमाने पे पाई जा सकती हैं, लेकिन इनका बेसिकली यूज करना, एक्सट्रैक्ट करना, रिफाइन करना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, और खर्चीला होता है, इसी वजह से इसको क्रिटिकल मिनरल बोला जाता है। अब यहाँ पर बात आती है अगली कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो बैटरीज हैं, सोलर पैनल्स हैं, विंड टरबाइन हैं, सेमीकंडक्टर हैं, इलेक्ट्रॉनिक चिप्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, डिफेंस आइटम्स हैं, एरोस्पेस टेक्नोलॉजिकल आइटम्स हैं, इन सभी का जो निर्माण है वो क्या है इनके माध्यम से जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं उनके माध्यम से होता है। इस वजह से ये इंडिया के लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए हमने इंडिया ने बहुत सारे प्रोग्राम भी लॉन्च कर रखे हैं, जैसे कि पहला प्रोग्राम आप यहाँ पर देख सकते हो, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन, जिसके अंदर हम डोमेस्टिक लेवल पे मिनरल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं उसको एक्सप्लोर करने पे फोकस करते हैं, और रिड्यूस अपना जो इम्पोर्ट है उसको रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, जो सप्लाई चेन है उसको दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं, इंडियाज़ एनर्जी ट्रांजिशन जो गोल है उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं, सेल्फ रिलायंस हो रहे हैं क्रिटिकल मिनरल्स के संदर्भ में, मैन्युफैक्चरिंग को और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दे रहे हैं, और स्ट्रेटेजिक जो ऑटोनॉमी है क्रिटिकल मिनरल्स के संदर्भ में उसको हम आगे कर रहे हैं। ये हमारे कुछ इनिशिएटिव हैं। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर क्या इनिशिएटिव हमें यहाँ पर नजर आता है। ये तो पूरा है ऑल ओवर इंडिया के लेवल पे। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर हमें देखने को मिलता है पीएम डिवाइन स्कीम। इसके अंदर बेसिकली क्या है कि जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है वहाँ पर बेसिकली क्या है डेवलपमेंट इनिशिएटिव को कुछ लॉन्च किए गए हैं। इसी के साथ दूसरे नंबर पे आता है विलेज वाइब्रेंट प्रोग्राम। अभी 2 दिन पहले ही इसके बारे में आपको बताया था, जिसके अंदर बॉर्डर एरिया पर जो विलेजेस है उनका डेवलपमेंट करने पर फोकस किया जा रहा है। इसी के साथ रेल कनेक्टिविटी, हाईवे, एयरपोर्ट और इनलैंड वाटर सिस्टम को मजबूत करना। आगे हम देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट बेसिकली क्या है सबमिट होने वाली है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें इस वजह से भी जरूरी हो जाती है कि 2026 में क्या है नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर क्या है इन्वेस्टमेंट सबमिट होने वाला है। इसी वजह से इंडिया इतना ज़्यादा फोकस कर रहा है कि नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर इंसर्जेंसी खत्म हो, आसपास जो एक्ट है उसको ख़त्म किया जाए और वहाँ पर स्टेबिलिटी बनी रहे।
ठीक है। इसी के साथ क्रिटिसिज्म है आसफा का कि कई बार क्या होता है कि एक्सेसिव यूज हो जाता है फोर्स का, जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेते हो 6 महीने तक कोई जवाबदेही नहीं है कि उसको क्यों गिरफ्तार किया गया, ठीक है, उसने किया क्या है। इसी के साथ साथ लीगल इम्यूनिटी प्रोविजन इसका ज़्यादा ठीक नहीं है, और यहाँ पर अलेज्ड ह्यूमन रिस्क वायलेशन देखने को मिलता है, और यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार का सिस्टम नजर आता है जिसकी वजह से आफ्स्पा का बड़े पैमाने पर विरोध होता है, ठीक है। इसके संदर्भ में एक कमेटी भी बैठी थी जिसको बोलते हैं जीवन रेड्डी कमेटी 2005। इसने सजेशन दिया था कि अगर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो, बहुत ही ज़्यादा असेंशियल हो, तभी हम क्या करें, इस लॉ का यूज़ करें, नहीं तो हमें इस लॉ का यूज़ करने से बचना चाहिए, ठीक है। आसफा को 1958 में सबसे पहले लेकर आया गया था, और यहाँ पर इसको एडमिनिस्टर किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के माध्यम से, जो डिस्टर्ब एरिया हैं उनके अंदर स्पेसिफिकली, ठीक है। इसी के साथ साथ सिग्निफिकेंस क्या है कि ये बाकी आप देख सकते हो कि नॉर्थ ईस्ट रीजन का क्या है, स्पेसिफिक सिग्निफिकेंस क्या है, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ऑयल गैस और बाकी चीज़ों के संदर्भ में, और हमारी कनेक्टिविटी और हमारे कल्चर का एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, और बाकी सभी चीज़ों की वजह से नॉर्थ ईस्ट को सिक्योर करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो पूरा आर्टिकल था इससे संबंधित एक क्वेश्चन है, आप यहाँ पर देख सकते हो। पहला स्टेटमेंट कह रहा है आस्फा वॉज इनेक्टेड इन 1958, सही है गलत आपको बताना है। आस्फा बेसिकली कैन ओनली बी अलाइड इन एरिया डिक्लेयर एट डिस्टर्ब एरिया, जहाँ पर डिस्टर्ब एरिया है वहीं पर इसको लागू किया जा सकता है, सही गलत आपको बताना है। क्रिटिकल मिनरल मिशन एम्स रिड्यूस इंडियाज डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट, ये बेसिकली जो CMMM का उद्देश्य है उसका यह हमें नज़र आता है कि इंडिया जो बाहर देशों से क्रिटिकल मिनरल मंगाता है उसको कम करना है। तो इनमें से कितने ऑप्शन यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये आर्टिकल नंबर 4 है, ठीक है। इसी 4 या 5 है, जो भी देख लीजिएगा आप। पहला ऑप्शन कह रहा है 1 2, दूसरा ऑप्शन कह रहा है 2 3, तीसरा ऑप्शन कह रहा है 1 3 डी, चौथा ऑप्शन कह रहा है 1 2 3। अब बताना है कि इनमें से कितने ऑप्शन यहाँ पर ठीक है इस पूरे स्टेटमेंट के बिहाफ पर, ठीक है। अगला यहाँ पर लास्ट आर्टिकल यहाँ पर हम देखते हैं कि जो बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट है, ठीक है, उनके माध्यम से क्या किया गया है, ऑयल सीड किसान मित्र एक प्रकार से AI चैटबॉट को लॉन्च किया गया है। ये एक प्रकार का व्हाट्सएप चैटबॉट होगा, इसको आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, जिसके अंदर जो किसान है वो क्या कर सकता है कि अपनी फसल से संबंधित कुछ भी क्या है एक प्रकार से जानकारी ले सकता है अपनी खुद की भाषा में, ठीक है। और यहाँ पर इसको मल्टी लैंग्वेज फॉर्म में इसको डेवलप किया गया है। और ये कल्टीवेशन जो होता है स्पेसिफिकली जो ऑयल सीड होते हैं उनके संदर्भ में, जैसे सनफ्लावर हो गया और भी अन्य प्रकार के, ग्राउंड नट हो गया, मस्टर्ड, सोयाबीन, सनफ्लावर, सीसम, नीजर, इन सभी को किस तरह से ग्रो किया जाए इससे संबंधित आप इस ऐप के ऊपर या फिर क्या बोलते हैं चैटबॉट के ऊपर अपना प्रश्न पूछ सकते हो। इंडियन लैंग्वेज के अंदर इसको जारी किया गया है। अब इसको जारी किया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल सीड रिसर्च के माध्यम से, ठीक है। यहाँ पर मल्टी लैंग्वेज चैटबॉट हमें देखने को मिलता है, ठीक है। इस प्रकार से ये पूरा कंटेंट आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर आप बस इतना ध्यान रखिएगा ICARO यहाँ पर इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था, 1929 में दिल्ली के अंदर हेडक्वार्टर देखने को मिलता है, ठीक है। अगर हम बात करें ऑयल सीड स्पेसिफिक की, तो इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा ऑयल सीड कौन उगाता है, मध्य प्रदेश, ठीक है, जो कि सोयाबीन उगाता है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा मस्टर्ड उगाया जाता है। गुजरात के अंदर सबसे ज़्यादा ग्राउंड नट उगाया जाता है। और सनफ्लावर सबसे ज़्यादा कहाँ उगाया जाता है, कर्नाटक। तो ये आपसे एग्जामिनेशन में पूछ सकता है कि मस्टर्ड सबसे ज़्यादा कहाँ उगाया जाता है, राजस्थान में। ज़्यादातर लोग, अगर किसी को ना पता हो तो ज़्यादातर जो लोग हैं वो कहाँ बताएंगे, क्या बोलते हैं, पंजाब बताएंगे। लेकिन ध्यान रखना है पंजाब इसका आंसर नहीं है, राजस्थान इसका आंसर है, ठीक है। सोयाबीन यहाँ पर मध्य प्रदेश के अंदर, इसी के साथ साथ ग्राउंड नट गुजरात के अंदर, सनफ्लावर कर्नाटक के अंदर। इस प्रकार से हमें ये पूरा सिस्टम देखने को मिला है। आज का जितना भी आर्टिकल था उसको हमने यहाँ पर डिटेल में बात कर लिया है, ठीक है। इंडिया म्यांमार के रिलेशन से लेकर हमने सनफ्लावर तक पूरी डिटेल में चीज़ों को डिस्कस
कर लिया है। साथियों जाते जाते आपके लिए इंफॉर्मेशन, आप यहाँ पर जो पीडीएफ है उसको यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पे प्राप्त कर सकते हो। एनके ग्लोबल एजुकेशन टेलीग्राम चैनल है। इसी के साथ साथ यहाँ पर करंट अफेयर का वन स्टॉप सॉल्यूशन आपको मिलेगा 499 के एक ग्रुप में। व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। करंट अफेयर का वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा। इस ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद आपको पूरे साल कहीं भी करंट अफेयर के लिए दूसरी और जगह भटकने की ज़रूरत नहीं है, जिसके अंदर आपको डेली बेस पर करंट अफेयर, वीकली बेस पर करंट अफेयर, मंथली मैगजीन और पूरे साल भर का जो करंट अफेयर बुकलेट पीडीएफ फॉर्म के अंतर्गत आपको यहाँ पर प्रदान किया जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो कि किस प्रकार से ये पूरी मैगजीन रहने वाली है। यहाँ पर ये मंथली मैगजीन है, इसी के साथ पूरे साल भर का करंट अफेयर कंपाइलेशन है। ठीक है, जिसको स्पेसिफिकली प्रीलिम्स को टारगेट करके बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो अपना मैगजीन होगा वो 2027-28 के लिए होगा। अलग अलग सब्जेक्ट का यहाँ पर मैगजीन आप देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि सारे टॉपिक एक जगह, अलग अलग सब्जेक्ट की जो मैगजीन है वो अलग अलग आपको पूरे साल भर का देखने को मिलेगा। और ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर 499 के ग्रुप में। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए सिंपल सा ये जो व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। उसके बाद आपको पूरा प्रोसेस बता दिया जाएगा कि किस प्रकार आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ साथियों मुझे उम्मीद है आपको यह जो वीडियो है वो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए रेगुलर बेस पर इतना डिटेल डेप्थ में वीडियो देखने के लिए। इसी के साथ साथियों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।